बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया, इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। Mitochondria is the most important organelle in the eukaryotic cell, but it is absent in the prokaryotic cell because prokaryotic cell don't have any organelle. It is also known as powerhouse of the cell. इसको powerhouse of the cell क्यों कहा जाता है? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी प्रोड्यूस होती है और सेल ये एनर्जी यूटिलाइज करता है टू परफॉर्म देयर फंक्शन। सेल की एनर्जी कहाँ से आ रही होती है? सेल की एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया से आती है। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। अगर हम इसके साइज की बात करें, इट इज़ 1 माइक्रोमीटर। द शेप ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इज सॉसेज शेप। इट इज़ फ्लेक्सिबल, लेकिन इसकी फ्लेक्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती कि इसकी शेप जो है वो टोटली चेंज हो जाए। मोस्टली ये सॉसेज शेप का ही होता है। द मेन फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इज़ टू प्रोड्यूस एनर्जी। ऐसे सेल जिनको ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होती है वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया की अमाउंट भी ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम लीवर सेल की बात करें तो लीवर सेल में 2000 मैक्सिमम माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होंगे। अगर हम मसल सेल की बात करें तो अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो आपके मसल को ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया डिवीजन करके अपने नंबर जो है वो ज़्यादा करते हैं और वहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और इनकी डिवीजन कैसे होती है? इनकी डिवीजन होती है बाय द प्रोसेस ऑफ फिशन। जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था आपको कि बैक्टीरिया डिवाइड करते हैं बाय बाइनरी फिशन, और माइटोकॉन्ड्रिया जो हैं वो भी सेम प्रोसेस जो है वो फॉलो करते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस की तरह जो है वो डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली प्रेजेंट होता है। इसमें 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ। आउटर मेम्ब्रेन ही इसको जो है वो सॉसेज शेप अपीयरेंस देती है, और आउटर मेम्ब्रेन जो है वो मोर परमिएबल होती है। ये ज़्यादा मॉलिक्यूल्स को अलो करती है टू पास इन एंड आउट। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि आउटर मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि इसके अंदर स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं जिसको हम पोरिन्स कहते हैं, और ये हॉलो होती हैं, और इसमें से बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें आसानी से अंदर और बाहर जा सकती हैं। अगर हम इनर मेम्ब्रेन की बात करें तो इनर मेम्ब्रेन में आप पिक्चर में देख सकते हैं ये फोल्डेड या इन्वेजिनेट हुई होती है, और ये लेस परमिएबल होती है। लेस परमिएबिलिटी का क्या मतलब है कि ये बहुत सिलेक्टिव होती है, सिर्फ कुछ मॉलिक्यूल को अलो करती है कि वो अंदर या बाहर पास आउट हो सकें थ्रू द इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब कुछ मॉलिक्यूल हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और वाटर जो है वो इसमें फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, लेकिन बाकी कुछ मॉलिक्यूल जो हैं जिनको वो पास आउट नहीं होने देती, उसके लिए स्पेशल चैनल चाहिए होते हैं ताकि वो अंदर और बाहर मूव कर सकें। इनर मेम्ब्रेन की इंपॉर्टेंस क्यों ज़्यादा है? इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेम्ब्रेन क्योंकि इसमें प्रोटीन इम्बेडेड हुई होती है, और वो प्रोटीन्स क्या करती हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का मैकेनिज्म परफॉर्म करती हैं। और आप जानते हैं कि दोनों में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और यही एनर्जी सेल जो है वो यूटिलाइज करता है थ्रू आउट द बॉडी। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का मैकेनिज्म परफॉर्म करने के लिए इनर मेम्ब्रेन में प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं, और यही प्रोटीन इस मैकेनिज्म को परफॉर्म करने में रोल प्ले करती हैं। द नेक्स्ट वन इज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। अगर हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस की बात करें, द एरिया या स्पेस बिटवीन द आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा होती है। आपको नेक्स्ट इसके फंक्शंस में पता चल जाएगा कि क्यों हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जो है वो यहाँ पे ज़्यादा होती है। इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस है इसको मैट्रिक्स कहा जाता है, और इनर मेम्ब्रेन जो फोल्ड आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस नज़र आ रही हैं इसको हम क्रिस्टा कहते हैं। जितना क्रिस्टा ज़्यादा होगा उतना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, और सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा जो प्रोटीन्स हैं वो उतनी ज़्यादा प्रेजेंट होंगी, और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस होगा, और ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी। अगर हम मैट्रिक्स की बात करें, मैट्रिक्स के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे जिसमें राइबोसोम्स है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एंड डिफरेंट एंजाइम्स। अगर हम राइबोसोम्स की बात करें तो यहाँ पे राइबोसोम्स का जो साइज़ है वो 70s होता है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की बात करें तो ये सर्कुलर होता है और मेटर्नल होता है। सर्कुलर का क्या मतलब है? न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होता है वो लीनियर होता है, मतलब उसके 2 एंड होते हैं,
जबकि सर्कुलर जो है उसका कोई एंड नहीं होता। मैटरनल डीएनए का क्या मतलब है कि ये मदर इंसेस्ट्री से आया है। जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है तो वहाँ से मेल की तरफ से न्यूक्लियस आता है और मदर की तरफ से कंप्लीट सेल आया होता है जिसमें माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भी प्रेजेंट होता है। अगर आपको राइबोसोम वाली वीडियो याद हो तो उसमें मैंने आपको बताया प्रोकैरियोटिक सेल का साइज जो है वो 70s होता है। ये जो एविडेंसेस हैं लाइक द साइज ऑफ द राइबोसोम एंड द सर्कुलर डीएनए, मैटरनल डीएनए, साइंटिस्ट ने एक थ्योरी अज्यूम की जिसको हम एंडोसिम्बायोंट थ्योरी कहते हैं। ये थ्योरी होती क्या है? साइंटिस्ट ने ये कंसिडर किया कि माइटोकॉन्ड्रिया पहले एक बैक्टीरिया हुआ करता था, उसे फिर यूकैरियोटिक सेल ने इंगल्फ किया और अपनी ऑर्गेनेली का हिस्सा बना लिया और माइटोकॉन्ड्रिया ने उसको एनर्जी प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दी। सो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जो है वो बन गया। द नेक्स्ट वन इज द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। अब ये कैसे एनर्जी को प्रोड्यूस करता है इसको हम डिटेल में देख लेते हैं। अब सबसे पहले प्रोसेस क्या होता है कि ये एक सेल है, सेल के बाहर ग्लूकोज प्रेजेंट है, ग्लूकोज ने अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाना है, वहां पे ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस होगा और ग्लूकोज जो है वो पायरोवेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब पायरोवेट ने ट्रेवल करके इनर मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ चले जाना है और वहां पे ये कन्वर्ट हो जाएगा एसिटाइल को ए में। एसिटाइल को ए देन एंटर हो जाएगा क्रेब्स साइकिल में जिसको हम ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। आपको पता है क्रेब्स साइकिल के एंड प्रोडक्ट जो हैं वो NADH और FADH2 होते हैं और यहाँ पे इन द रिजल्ट कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होती है जो पहले सेल से बाहर जाती है एंड देन फ्रॉम आवर लंग्स टू आउटसाइड ऑफ द बॉडी। और क्रेब्स साइकिल में एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में स्टोर होती है। इलेक्ट्रॉन जो है वो ये एनर्जी प्रोटीन्स को दे देते हैं जो इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है। ये आप फोल्डेड स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, दैट इज इनर मेम्ब्रेन, और ये इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी जो है वो इनको दे देंगे। यहाँ पे जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगी वो पंप करेंगी हाइड्रोजन आयन को कि ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में जो है वो एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाए। यहाँ पे फिर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा हो जाती है, लाइक एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो डेवलप हो जाता है। फिर ये स्पेशल प्रोटीन के रास्ते अंदर आने की जो है वो ट्राई करते हैं, डेट इज ATP सिंथेज। ATP सिंथेज क्या काम करता है कि ये ADP को इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ मिलके ATP में कन्वर्ट कर देता है और इलेक्ट्रॉन कुछ ऑक्सीजन के साथ मिलके वाटर बना देते हैं। सेम इसी तरह का प्रोसेस जो है वो फैटी एसिड के लिए भी होता है और फैटी एसिड में क्या होता है कि ये फैटी एसिड को कन्वर्ट कर देगा एसिटाइल को ए में, देन एसिटाइल को ए जो है वो क्रेब्स साइकिल में एंटर हो जाएगा। वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो इनर मेम्ब्रेन के प्रोटीन्स को दे देंगे। इनर मेम्ब्रेन की जो प्रोटीन्स है वो हाइड्रोजन आयन को जो है वो पंप करेंगी इनर मेम्ब्रेन स्पेस में, वहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप हो जाएगा। फिर जो हमारी प्रोटीन है ATP सिंथेज उसके थ्रू जो है ये ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ मिलके इसको ATP में कन्वर्ट कर देंगे और वहाँ पे जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी वो इलेक्ट्रॉन के साथ मिलके वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगी। यानी ग्लूकोज का और जो फैटी एसिड का प्रोसेस है टू कन्वर्ट इनटू एनर्जी वो बिल्कुल सेम है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एपोप्टोसिस का फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं, डेट इज प्रोग्राम सेल डेथ। इसमें होता क्या है, जब बैक्टीरियल अटैक होता है सेल में तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास जो है वो इंफॉर्मेशन जाती है थ्रू न्यूक्लियस के किसी बैक्टीरिया ने सेल के ऊपर आके अटैक कर दिया है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, साइटोक्रोम C को रिलीज करता है। साइटोक्रोम C जो है वो कुछ एंजाइम्स को एक्टिवेट कर देते हैं और वो सेल के कुछ पार्ट्स को खाना स्टार्ट कर देते हैं। ये एक बेनिफिशियल प्रोसेस होता है ताकि जो फॉर एग्जांपल अगर कैंसरस सेल ने अटैक कर दिया है तो सेल की डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है और अपने इर्द गिर्द और अपने सेल्स के कुछ पार्ट्स को खाना स्टार्ट कर देते हैं ताकि बीमारी जो है वो ज़्यादा ना फैले। माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द स्टोरेज ऑफ कैल्शियम। सेल के अंदर दो जगह पे कैल्शियम स्टोर होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में और माइटोकॉन्ड्रिया में। कैल्शियम का फंक्शन क्या होता है, कैल्शियम का मेन फंक्शन होता है न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर की जो ट्रांसमिशन होती है फिर कैल्शियम चैनल ओपन हो जाते हैं और चैनल के ओपन होने की वजह से आयन का इन्फ्लक्स क्रिएट हो जाता है जिसकी वजह से सिग्नल ट्रांसडक्शन का पाथवे ओपन हो जाता है और ये सेकेंडरी रिस्पॉन्स जो है वो शो करते हैं। इट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड कोफैक्टर। लास्ट फंक्शन है माइटोकॉन्ड्रिया का डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया आपको पता है एक हार्मफुल और टॉक्सिक केमिकल है। इट इज़ प्रोड्यूस्ड आफ्टर द ब्रेकडाउन ऑफ अमाइनो एसिड
अमाइनो एसिड क्या होते हैं? अमाइनो एसिड आपको पता है डिफरेंट अमाइनो एसिड मिलके प्रोटीन बनाते हैं और प्रोटीन के ब्रेकडाउन की वजह से जो है वो अमोनिया प्रोड्यूस होती है। जब ज्यादा अमोनिया प्रोड्यूस हो जाते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर यूरिया साइकिल जो है वो चलना स्टार्ट हो जाता है, जो कन्वर्ट कर देता है अमोनिया को इनटू यूरिया। और आपको पता होगा कि यूरिया जो है वो अमोनिया से लेस टॉक्सिक होता है और वाटर सॉल्युबल है, और बॉडी जो है वो इसको इजीली रिमूव कर देती है। अब हम अपने टॉपिक को कंक्लूड करेंगे। आज हमने सबसे पहले देखा माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है, इसके साइज, शेप और नंबर की बात की। उसके बाद हमने डिटेल में इसके स्ट्रक्चर को देखा कि इसमें दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। और इनर मेम्ब्रेन जो है वो क्यों ज़रूरी होती है और कौन कौन से मॉलिक्यूल जो हैं इसमें फ्रीली जो है वो मूव कर रहे होते हैं। हमने इसके मैट्रिक्स में देखा कि मैट्रिक्स में कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, और डिटेल में हमने राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को भी देखा। उसके बाद हमने सिम्बायोटिक थ्योरी को देखा कि सिम्बायोटिक थ्योरी होती क्या है। नेक्स्ट हमने इसके फंक्शंस को डिटेल में डिस्कस किया, डेट इज सेलुलर रेस्पिरेशन, एपोप्टोसिस, स्टोरेज ऑफ कैल्शियम एंड डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अमोनिया। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। थैंक यू।